ओके, जो लोग खड़े हैं उनका रजिस्टर कब तक आ जाएगा? इसीलिए हमने मैसेज डाला था कि भूलना नहीं। कल आ जाएगा? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, खड़े रहो। तो क्या लगा, मिटाने वाले थे? अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जल्दी से बताओ कौन सा ईयर था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? कोई ईयर नहीं था। ये कैसा लॉ हुआ जिसमें ईयर ना हो? ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई लॉ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एक चेक रख रहा है किसके ऊपर? लॉ के ऊपर और लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के ऊपर। लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसी भी तरीके का लॉ बना सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो रिसीविंग एंड पे ना हो। रिसीविंग एंड पे ना हो का मतलब ऐसा ना हो कि वो जो लोग हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज के ऊपर चेक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने देखा था, एक टॉपिक था जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या देखा था? तीन तरह से हो सकता था, तीन मोड्स थे जुडिशियल रिव्यू के। कौन कौन से मोड्स थे? कॉन्स्टिट्यूशनल था, फिर सेकंड कौन सा था? स्टैट्यूटरी, और थर्ड कौन सा था? ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में हम लोगों ने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, ठीक है, जिसमें दो स्टेजेस थे। पहला क्या था? एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, और दूसरा क्या था? एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, डेलीगेशन वालों में हम लोग ने दो आर्टिकल्स देखे थे। पहला कौन सा था? अंडर आर्टिकल 14, और दूसरा अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 में कौन सा केस था? आर्टिकल 14 में कौन सा था? होमवर्क किया है मतलब तुमने, है ना? हाँ। ओके, कौन सा था अनवर अली, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स की बात हम लोग कर रहे थे कि स्पेशल कोर्ट्स में कौन से केसेस दिए जाएं और कौन से नहीं दिए जाएं, ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। फिर हम लोग ने देखा था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कौन से वाले केसेस थे? राम मनोहर एक्सटर्नमेंट वाले केसेस थे, कि अगर लीगल ग्राउंड्स पे एक्सटर्न किया जा रहा है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, तो उस एक्सटर्नमेंट को वैलिड माना जाता था। और सेकंड हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, जिसमें ये सारे पॉइंट्स थे। याद आ गया कुछ कुछ क्या पढ़ रहे थे? अब हम लोग को स्टार्ट करना है सेकंड, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड देखो, एक्चुअली ये था, ये जो जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ डिस्क्रिशन था, उसके भी दो पॉइंट्स थे। डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी दो चीजें थी। पहला क्या था? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, और दूसरा था नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप याद करिए, हमने आपको बताया था जो मॉनिटर बनाया गया उसने गलत पावर्स का इस्तेमाल किया या उसने कुछ किया ही नहीं। तो जो पहला वाला है दैट इज गलत काम किया, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, जिसके ये पॉइंट्स थे। और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? उसने एक्ट ही नहीं किया, उसको किसी पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया था लेकिन उसने उस चीज को फॉलो नहीं किया। या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब अपना बिना दिमाग लगाए। जैसे आपके साथ भी कई बार होता है जब आप चीटिंग करते हैं। हुआ है कभी आपके दोस्त ने जो आपको बताया, आपने पूछा, ऐसे पूछते हो, ऐसे पता है आपको? ये एक्शन हम आप ही लोग से सीखे हैं। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करते रहे, समझ नहीं आता था क्या, फिर एक ने समझाया हमको इसका मतलब सेकंड का क्या है ना? यही होता है ना मतलब। कह रहा हाँ बिल्कुल सही समझी आप। तो ये जो आप करते हैं, अब आपने सेकंड, जैसे आई थिंक बोर्ड्स में कुछ सेट भी अलग अलग होते हैं ना। हाँ, अब आपने कहा ये उसने बता दिया डी ऑप्शन, आपने डी लगा दिया, लेकिन आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। क्या दिमाग नहीं लगाया? सेट अलग अलग होते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल दिमाग वाले बच्चे आते हैं, वो पता है पहले ये देखते हैं सेट किसका कॉमन है हमारे से। तो नहीं, इसका बच्चे में सब समझाते हैं, देखो हम मासूम, आपको पता है। बच्चे में बताती कि मैम जो डायगोनल बैठा होता है आपके, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये जो हाँ आया है आपका, तो बच्चों ने बताया मैम आगे पीछे अगल बगल से मैच नहीं होगा, जो आपका डायगोनल होगा ना। हाँ समझ गए, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। तो अब ये जो उसने बताया सेकंड का, आपने पूछा, उसने डी बता दिया, आपने लगा दिया, आपका गलत हो गया। दिस इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब बिना दिमाग लगाए, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, जिसने जो बोला वो कर दिया। यही अगर आप अपना माइंड एप्लीकेबल करा देते तो आप पहले सेट मैच करते और फिर टिक लगाते। बस यही है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। समझ तो गए होंगे? हाँ, सेट अलग में क्या होता है? बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें। अच्छा,
इसी का फिर सोल्यूशन निकला था कि वो सीक्वेंस भी आई थिंक नंबर चेंज करते, ऊपर नीचे करते हैं, जम्बल्ड होते हैं आई थिंक, ईईटी में तो होते हैं, बाकी नहीं पता, है ना, जम्बल्ड होते हैं। खैर हम लोग चीटिंग पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में सबसे पहला देखो एक्टिंग अंडर डिक्टेशन। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन जैसा भी हमने आपको बताया, जिसने जैसा बताया वैसा कर दिया। जो मॉनिटर था उसके दोस्तों ने बताया कि इसको पनिश कर दो, तो मॉनिटर ने उठा के पनिश कर दिया बिना अपना दिमाग लगाए। ऐसे सिचुएशन में बताइए मॉनिटर के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं? यस किया जा सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, अब हाँ, उसने अपनी डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड where the authority exercises its discretionary power under the instructions or dictations from a superior authority। जैसा superior authority ने कहा वैसा वैसा कर दिया। It is taken as non exercise of power by the authority and its decision or action is bad। decision or action is bad का मतलब क्या हुआ? action is bad मतलब उसके इस काम को क्वेश्चन किया जा सकता है, उस पर सवाल उठाया जाएगा। केस मार्क करिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोधर्धन दास भांजी। द पुलिस कमिश्नर एम्पावर्ड, ध्यान से देखना इसमें क्या हुआ, पुलिस कमिश्नर एम्पावर्ड टू ग्रांट लाइसेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा थिएटर। सिनेमा थिएटर बनाने के लिए लाइसेंस देने की पावर किसके पास थी? पुलिस कमिश्नर के पास, ठीक है। ही ग्रांटेड द लाइसेंस बट लेटर कैंसल्ड इट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पुलिस कमिश्नर ने किसी को लाइसेंस दिया सिनेमा थिएटर बनाने का, और उसके बाद उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। किसके कहने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया? गवर्नमेंट के कहने पर। नाउ द कैंसिलेशन ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड टू बी बैड। बताओ यहाँ ये कैंसिलेशन इनवैलिड क्यों माना गया? जिसके पास लाइसेंस देने की अथॉरिटी होती है, लाइसेंस कैंसिल भी वही करेगा। यहाँ कैंसिल पुलिस कमिश्नर ने तो किया, लेकिन अपना दिमाग लगा के नहीं किया, उसने सिर्फ किसके कहने पे कर दिया? गवर्नमेंट के कहने पर। अगर पुलिस कमिश्नर ने बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे हुए ऐसा एक्शन लिया है, देन दिस कैन बी क्वेश्चनेबल। तो देखिए लिखा है, एज द पुलिस कमिश्नर डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड एंड एक्टेड अंडर द डिक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हम लोग ने कई बार पिक्चर में नहीं देखा, लोग कहते हैं ऊपरी ऑर्डर्स हैं, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखो ऐसा यही होता है कि अगर ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तो फिर वही फॉलो करना पड़ता है लोअर अथॉरिटीज को भी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पर ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि उस पुलिस कमिश्नर ने खुद से ये डिसीजन नहीं लिया है, देन इन दैट केस दिस इज क्वेश्चनेबल, हम इस पे सवाल उठा सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो दिस इज फर्स्ट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सेकेंड इज, हाँ बेटा, नहीं देखो वही बात आ गई, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बट अगर गवर्नमेंट ने पुलिस कमिश्नर से ये कहा होता कि इन ग्राउंड्स पे आपको करना है और आप देख लीजिए, हाँ यू शुड टेक अ डिसीजन कि कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये है, जिसने लाइसेंस दिया है कैंसिल भी वही कर सकता है, तो सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारे हिसाब से सब सही है, वो तो गवर्नमेंट ने कहा इसलिए हमने कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। हमें भी लगता है गलत है तो ठीक है, ओके। इसी तरह है सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। If the authority imposes fetters on its discretion, fetters समझते हो? fetters नहीं समझते? अरे पता होना चाहिए, बेड़ियां, बेड़ियां समझ गए? जैसे आईसीएसआई ने आपके ऊपर डाल के रखी है फिलहाल, नहीं, बेड़ियां, बेड़ियां मतलब हाँ जो भी समझ, रिस्ट्रिक्शन समझ लो इंग्लिश में। ऑन इट्स डिस्क्रिशन बाय अनाउंसिंग रूल्स ऑफ पॉलिसी टू बी अप्लाइड बाय इट रिजिडली। कह रहे रूल ऑफ पॉलिसी बना दिया, हमने एक रूल बनाया कि जितने बजे की क्लास है, जैसे 8 बजे से आपकी क्लास होती है, 8:05 पे जो भी आएगा उसको घर वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है पहले इतना स्ट्रिक्ट था, मतलब ये रूल था पहले इनिशियली कि लेट एंट्रीज को अलाउ नहीं होता था। आई डोंट नो कौन लेट आता है कौन नहीं, फर्स्ट क्लास हमारी होती नहीं है, बट इनिशियली ये रूल था कि अगर आप क्लास में लेट आए तो वापस भेज देते थे। अब समझो रूल है एकेडमी का कि 8 बजे की क्लास है, अगर आप 8 बजे से लेट आते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक बच्चा है जो रोज लेट आता है, वो 8 बजे सो के उठता है, फिर फटाफट आता है, तो वो रोज 8:15 तक आता है, ठीक है। और एक बच्चा है जो थ्रू आउट जल्दी आता था, एक दिन उसकी स्कूटी खराब हो गई, इस वजह से वो 8:05 पे आया, ठीक है, और उसको भी वापस भेज दिया गया। अब आपके हिसाब से बताइए सही हुआ या गलत हुआ? दर्द देखो कितना हुआ, क्यों गलत हुआ? बट आई एम सेइंग रूल इज रूल, रूल बन गए, पॉलिसी बन गई, अब ये सब थोड़ी देखा जाएगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ? नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
मतलब हमने जंजीरें बांध ली, रूल ऑफ पॉलिसी बन गया, जबकि पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन थिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, इफ द अथॉरिटी इम्पोजेस फेटर्स और इट्स डिस्क्रिशन बाय अनाउंसिंग रूल्स ऑफ पॉलिसी, उन्होंने रूल बना दिया, एंड अप्लाइड बाय इट रिजिडली टू ऑल केसेस कमिंग बिफोर इट, अप्लाइंग इट रिजिडली टू ऑल द केसेस, मतलब जो, हाँ, आंख बंद करके जो केस आ रहा है वो उसको वैसे ही टेकअप कर रहे हैं, जबकि हमें पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन उसको देखना पड़ेगा। ओके, इट्स एक्शन और डिसीजन विल बी बैड। इस पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आई हैड अ जस्टिफाइड रीजन, मेरे पास जस्टिफाइड रीजन था, इस वजह से हमने ऐसा एक्ट अपॉन किया, लेकिन अगर जस्टिफाइड रीजन नहीं है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ रूल ऑफ पॉलिसी के हिसाब से चल रही है, इसीलिए तो हमारे हर लॉ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है। यही तो रीजन है कि आप अपनी सफाई में कहो, आपके पास अगर जस्टिफाइड रीजन है तो हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। अगर हमने रूल ऑफ पॉलिसी बना दिया, इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का मतलब ही नहीं है। अब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, हमने कहा नहीं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सजा मिल गई तो मिल गई, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है एंड इट इज क्वेश्चनेबल। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन, हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन था सिर्फ बाहर का। हाँ, ये इसमें एक दो प्रिंसिपल्स हैं जो बाहर से लिए, बट ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन लॉ ओनली। हाँ, बाहर नहीं, बाहर की कंट्री से नहीं, हम सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट ड्यू केयर। एक्टिंग मैकेनिकली समझते हो, वही हम मशीन की तरह हमने एक्ट कर दी, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाया। ओके, non application of mind to an issue that requires an exercise of discretion on the part of authority will render the decision bad। तो non application of mind के अंदर 3 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन सा, acting under dictation, second self restriction and acting mechanically। यहां तक देखो फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में 3 मोड्स थे। पहला मोड कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा था स्टैट्यूटरी और तीसरा था ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। अब जो पहला था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 2 स्टेजेस थे, पहला एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, दूसरा एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। डेलीगेशन वाले में 2 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। फिर एट द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन में 2 पॉइंट्स थे, कौन कौन सा, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन में वो बहुत सारे जो पॉइंट्स थे, और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड में ये थी। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब कह रहे बहुत सारे स्टैट्यूट्स में भी, यानी लॉ में भी ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर किसी लॉ के किए हुए काम को ही चेक किया जा रहा है। सबसे सिंपल समझिए, अपील्स, अपील का प्रोविजन, अपील का प्रोविजन तो खुद ही यही कह रहा है। इनफैक्ट हर एक्ट में एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होती है। एडजुडिकेटरी अथॉरिटी मतलब अगर आपको लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में जाके। ये जो उनको अथॉरिटी दी गई है, यही क्या है, जुडिशियल रिव्यू। तो देखो कह रहे द मेथड ऑफ स्टैट्यूटरी रिव्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टैट्यूटरी अपील्स, there are some act which provide for an appeal from statutory tribunal to the high court or supreme court। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए, कंपटीशन एक्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी aggrieved by any direction, decision or order may prefer an appeal to NCLAT। जैसे कंपनीज की जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो NCLAT होती है, वैसे कंपटीशन एक्ट की भी है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन एक्ट के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी अथॉरिटी को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं, किसके पास, एपीलेट अथॉरिटीज के पास। इसी तरह एक आता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। कई बार हमारे स्टैट्यूट्स में ही लिखा होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना केस डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं हाई कोर्ट को। इसमें एक और एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं रिट्स का। ये भी तो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू ही है कि अगर हमको लगता है कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही है तो हम क्या इन्फोर्स करा सकते हैं, रिट्स। तो देखो ये भी वही है, रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। देयर आर सेवरल स्टैट्यूट्स व्हिच प्रोवाइड फॉर रेफरेंस और स्टेटमेंट ऑफ केस by an administrative tribunal to the high court। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर में
जैसे किसी अथॉरिटी के पास कोई केस आया, किसी कोर्ट के पास, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस केस में उनको हाई कोर्ट की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो वो उस केस को रेफर कर देते हैं किसको? हाई कोर्ट। ठीक है, ये अगर प्रोविजन मेंशन्ड है कि उस कोर्ट के, वो कोर्ट उस कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा इस केस को बेटर हाई कोर्ट देख सकता है, तो वो रेफर कर सकते हैं किसको? हाई कोर्ट को। ये भी एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है। इवन रिट्स भी, रिट्स में आपको याद करिए, आपने पढ़ा था प्रोहिबिशन एंड सर्टिऑररी, कि अगर कोई कोर्ट भी गलत डिसीजन दे रहा है तो उस गलत डिसीजन को भी क्वैश किया जा सकता है। ओके, सो अंडर 256 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, where an application is made to the tribunal by the SSE and tribunal refuses to state the case, the SSE may apply to the high court। देखो ये एग्जाम्पल समझो, कह रहे पहले तो एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट। कह रहे इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेशन हमने किसको दी? ट्रिब्यूनल को। ये इनकम टैक्स एक्ट का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। एंड द ट्रिब्यूनल रिफ्यूजेस टू स्टेट द केस, हमने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी, लेकिन ट्रिब्यूनल कह रहा है हम आपका केस टेक अप नहीं करेंगे। अब एसएससी के पास ऑप्शन देखो क्या है, वो डायरेक्टली किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर ट्रिब्यूनल आपका केस नहीं ले रहा है तो आप वो केस किसको रेफर कर सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी में दो हो गए, पहला था स्टैट्यूटरी अपील्स और दूसरा था रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। और तीसरा देखिए आता है ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल मतलब नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम, देखो लिखा है अदर रेमेडीज, देयर आर सर्टेन ऑर्डिनरी रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले देखो कौन किसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, व्हिच आर अवेलेबल टू पर्सन, नॉर्मल लोग किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्डिनरी कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर प्रोवाइड द ऑर्डिनरी रेमेडीज। जरा ये रेमेडीज देखिए, इनको हम लोग इक्विटेबल रेमेडीज भी कहते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इंजंक्शन सुना है कभी? क्या मतलब होता है इंजंक्शन? स्टे लगा देना, ठीक है, रोक लगाना। कह रहे इंजंक्शन एक प्रिवेंटिव रेमेडी है, यानी अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई अथॉरिटी हमारे अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन ले रही है जो जस्टिफाइड नहीं है, तो हम नॉर्मल कोर्ट्स में जाएंगे और वो कोर्ट उस गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी कि उस गवर्नमेंट के ऊपर क्या लगा दिया जाए? इंजंक्शन। जैसे मान लीजिए टैक्स रिकवरी करने का, जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर मेथड है रिकवरी करने का, कि भाई हम पहले उनसे मांगेंगे, फिर बैंक अकाउंट सील करेंगे, फिर प्रॉपर्टी सील करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती घर में घुस के सब सामान लेके जा रहे हैं, अब बताओ हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि नहीं? यस। ऐसे में हम सबसे पहले उनके ऊपर इंजंक्शन लगवाएंगे कि आप जिस तरह से हमारी प्रॉपर्टी खाली करवा रहे हैं ये गलत है, गैर कानूनी है, तो उनके ऊपर इमीडिएटली क्या लगवा दिया जाएगा? इंजंक्शन। यानी समझो हम लोग एक्शन किसके खिलाफ ले रहे हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, सो एन इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस का मतलब बताओ, इंजंक्शन कौन लगा रहा है? कोर्ट, जज। by which one who has invaded or is threatening to invade the rights of another is restrained from continuing or commencing such wrongful act। अब देखो इंजंक्शन दो तरीके का होता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या हुआ? हाँ, प्रोहिबिशन, सिर्फ रोक रहे हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। और मैंडेटरी इंजंक्शन क्या हुआ? बिल्कुल मना कर देना। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें, हाँ प्रोहिबिशन में मना कर देना और मैंडेटरी में बिल्कुल मना कर देना। देखो, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन फॉरबिड्स द डिफेंडेंट टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट, किसी को गलत काम करने से रोकना, ठीक है, ये क्या होता है? इंजंक्शन। विच वुड इन्फ्रिंज द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में भी इंटरलोक्यूटरी और टेम्पररी इंजंक्शन। प्रोहिबिटिव मतलब जैसे अगर हमारे और आपके बीच में केस चल रहा है, तो क्या ड्यूरिंग द केस आप कोई नई चीज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, जब तक हमारा केस चल रहा है क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो? इस रूल को क्या कहते थे? लिस पेंडिस। याद आया? हम तो ये सोच रहे थे इतनी देर से कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा है ना? लिस पेंडिस का मतलब क्या होता था? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। तो जब तक हमारे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से केस चल रहा है, प्रॉपर्टी आपके पास थी, क्या आप उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। अगर आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम आपके ऊपर क्या लगवा देंगे? इंजंक्शन। ये हुआ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दो तरीके का हुआ,
टेम्पररी एंड परमानेंट। अब कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक कोई भी पार्टी ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। बताओ ये कैसा इंजंक्शन हुआ? टेम्पररी। ठीक है, उसके बाद केस का डिसीजन आ गया और डिसीजन ये आया कि आप हार गए, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी मेरी हुई। अब कोर्ट ने आपके ऊपर इंजंक्शन लगाया कि अब आप कभी भी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाओगे। ये क्या हो गया? मैंडेटरी, परमानेंट। परमानेंट, एक टेम्पररी दूसरा मैंडेटरी, एक टेम्पररी दूसरा परमानेंट। सबके दिमाग चल रहे हैं? थके तो नहीं? सिट स्ट्रेट, और जो खड़े हैं वो स्टैंड स्ट्रेट। दिशा सिट स्ट्रेट। हाँ, समझ में आ गया? दो तरीके के इंजंक्शन कौन कौन से हुए? टेम्पररी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन। टेम्पररी जो कुछ समय के लिए लगाया जाए, और परमानेंट जो हमेशा के लिए लगा दिया जाए। और मैंडेटरी इंजंक्शन, इंजंक्शन का टॉपिक 2-3 चैप्टर्स में मिलेगा अभी। मैंडेटरी देखो, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट। मैंडेटरी इंजंक्शन में आपसे कहा जा रहा है ये आपको करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। देखो, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन it is necessary to compel the performance of certain act which the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach. कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ना, समझ में आया? आपके ऊपर इंजंक्शन लगाया जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। इसको सीधी भाषा में बोला जाए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। जब हम ये बोलते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी इंजंक्शन, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते। और जब हमने आपसे कहा ये जो ऊपर वाला था प्रोहिबिटरी, यानी प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है कि जब तक केस चल रहा है तब तक आप ये काम नहीं कर सकते, ये होता है प्रोहिबिटरी। किसी ऑब्लिगेशन, जो काम करना आपकी ड्यूटी थी, वो काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैंडेटरी इंजंक्शन लगता है। जैसे इसमें हम लोगों ने रिट्स में भी देखा था, आप किसी पुलिस ऑफिसर के पास गए और आपने कहा भैया एफआईआर लिखो, वो कह रहा है हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। अब बताइए उसके ऊपर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन लगेगा कि मैंडेटरी इंजंक्शन? मैंडेटरी इंजंक्शन, जो काम करना तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी उसका ब्रीच नहीं कर सकते। टू स्टॉप द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, लाइन समझ में आई? ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन को रोकना इज मैंडेटरी इंजंक्शन। हाँ हाँ, एग्जैक्टली ऐसे कह सकते हैं। प्रोहिबिशन में वो करने को मना कर रहा है, यहाँ पे जो पर्सन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है उसको करने को कह रहा है कि तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। The mandatory injunction may be taken as a command. देखो लिखा है mandatory injunction is a command to do a particular act or to restore things to their foremost condition. आप किसी जज के पास गए, कोर्ट में गए और आपने अपना केस फाइल किया, उसने कहा कि हम आपका केस नहीं लेंगे। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? क्या लगेगा? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन लगेगा कि मैंडेटरी इंजंक्शन? मैंडेटरी इंजंक्शन, क्योंकि केस लेना उनकी लीगल ड्यूटी थी और फिर भी अगर वो केस नहीं ले रहे हैं देन इन दैट केस हम उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं? मैंडेटरी इंजंक्शन। अच्छा, मैंडेटरी इंजंक्शन के अलावा और क्या लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एनी अदर रेमेडी अवेलेबल? अच्छा, बाय द वे मिनी सीरीज है आपकी, बहुत बढ़िया पेपर बनाया है हमने। हाँ एकदम, अब ये मत सोचना इसी टॉपिक से दिया इसीलिए याद आ गया इनको, बट बड़ा अच्छा पेपर बन गया हमसे, ठीक है। तो बड़ा दिमाग लगा के करना, इट्स थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है, आई एम श्योर सब देंगे, है ना? आप तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। आई हैव ट्राइड टू पुट द क्वेश्चंस जैसा इंस्टीट्यूट पूछता है, कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो है ना, वो ये मत सोचना स्कैनर याद करके चल जाओ मिल जाएगा। तो अच्छा सा पेपर है, मेहनत से बनाया है हमने, मेहनत से देना तुम लोग, ठीक है। बता क्या रहे थे हम? हाँ हाँ, यही पूछ रहे थे हम, आपसे पूछ रहे थे और क्या लग सकता है? मैंडेमस का रिट लग सकता है। मैंडेमस यही था, जो काम करना आपकी लीगल ड्यूटी है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन सा रिट इशू कराया जाता था? मैंडेमस, ठीक है। हाँ बेटा, टेम्पररी, हाँ हाँ हाँ, टेम्पररी देखो वही है, टेम्पररी इंजंक्शन आर सच एज टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम, जो कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए वो टेम्पररी इंजंक्शन हो गया। और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट फर्दर ऑर्डर नहीं करता, जैसे केस चल रहा है, जब तक केस चल रहा है बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, दिस इज टेम्पररी इंजंक्शन। अब केस हो गया, आपके खिलाफ एक्शन हो गया, आपको जेल में बंद किया गया, अब आप कभी बाहर नहीं जा सकते, ये हो गया परपेचुअल इंजंक्शन। हाँ, इंजंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दैट इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट ऑर्डर, ठीक है, परमानेंट रिस्ट्रिक्शन,
ठीक है, कि अब आप कभी ये ट्रांजैक्शन सेल कर ही नहीं पाओगे बिकॉज यू आर नो मोर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए इंजंक्शन कह रहे हैं। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना, अगर टेम्पररी पीरियड के लिए लगाया जा रहा है तो टेम्पररी इंजंक्शन है, एंड अ परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, केस के ड्यूरेशन पे जो लगता है वो टेम्पररी होगा, और केस खत्म होने पे जो इंजंक्शन लगाया जा रहा है वो परमानेंट इंजंक्शन होगा, and is definitive of the rights of the party, but it need not be expressed to have perpetual effect. It may be awarded for a fixed period or a fixed period with a leave to apply for an extension. तो कहना जरूरी नहीं है perpetual मतलब unlimited years नहीं, मान लो उन्होंने 20 साल 25 साल कह दिया तो वो भी एक तरह से perpetual माना जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा till further orders, मान लीजिए हमने कहा आप तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम अगला ऑर्डर ना दे दें, बताओ ये कौन सा इंजंक्शन हुआ? टेम्पररी। और हमने आपसे कहा जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती, जेआईजेल का सिलेबस नहीं हो जाता, तब तक आप लोग खड़े ही रहेंगे, तो ये कौन सा हुआ? परपेचुअल इंजंक्शन। हमने बोला जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आते तब तक ये लोग खड़े रहेंगे, ये क्या हुआ? टेम्पररी। ठीक है, और परपेचुअल इंजंक्शन हमने कहा जब जेआईजेल का सिलेबस खत्म हो जाएगा पेपर दे के आ जाओगे, आप कहेंगे यहाँ क्यों आएंगे फिर पेपर देके, है ना, तब बैठ जाना, दिस विल बी परपेचुअल। अब ये अनलिमिटेड नहीं है लेकिन फिर भी अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, अंटिल फर्दर ऑर्डर में तो हम ये भी कह सकते बैठ जाओ, ये भी तो बोल सकते, तुरंत वो 5 मिनट बाद बोल सकते, लेकिन अगर हमने आपसे कहा टिल एग्जाम तो ये एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम हो गया, दैट विल बी परपेचुअल। ठीक है, बैठना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे थे। तीसरा आ जाओ, मतलब सेकंड आ जाओ, डिक्लेरेटरी एक्शन। हमको कौन बता सकता है किस चीज के पॉइंट्स चल रहे हैं? ऑर्डर्स के टॉपिक क्या चल रहा है इस चैप्टर में? हम बार बार ये पूछते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा वैसा चैप्टर है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे जुडिशियल रिव्यू के स्टेजेस, मतलब मोड, सॉरी मोड्स में 3 थे, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, और स्टैट्यूटरी हो गया। अच्छा, और तीसरा कौन सा पढ़ा? ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल में पहला आ गया इंजंक्शन और दूसरा है डिक्लेरेटरी एक्शन। ठीक है, कुछ बता सकता है कोई हमको? डिक्लेरेटरी हम लोग ने एक जगह पढ़ा था, डिक्री, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, क्या होता था डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट? हाँ हाँ, डिक्लेरेटरी एक्शन का मतलब ये होता है जब सिर्फ उस चीज को डिक्लेयर किया जाए जो ऑलरेडी है, कोई नई चीज नहीं, जब कंक्लूजन निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी एक्शन। इन सम केसेस वेयर wrong has been done to a person by an administrative act। देखो किसके साथ किसने गलत किया, इतनी लाइन पढ़ के बताओ। कह रहे wrong has been done to a person by administrative act। इस पूरे चैप्टर में गलत कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, सरकार गलत कर रही है। डिक्लेरेटरी जजमेंट्स में भी द एप्रोप्रिएट रेमेडी। अब डिक्लेरेटरी जजमेंट में कोर्ट सिर्फ ये डिक्लेयर कर देगा कि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज, कोई नया रूल नहीं निकाल रहे। ठीक है, डिक्लेरेशन में बी टेकन एज अ जुडिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट डिक्लेयरिंग राइट्स ऑफ द पार्टी विदाउट गिविंग एनी फर्दर रिलीफ। कह रहे इसमें कोई नया रिलीफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ किसी एग्जिस्टिंग चीज को डिक्लेयर किया जा रहा है। Thus, a declaratory decree declares the rights of the party। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया इनकम टैक्स वालों ने जबरदस्ती आपके घर में जाके सामान उठाने लग गए हो, कोई प्रायर नोटिस सर्व नहीं किया, ठीक है, इससे परेशान होकर आपने इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट बताओ इसमें क्या डिसीजन देगा? कोर्ट यही कहेगा कि ऑफिसर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए। क्या इसमें हमको कोई रेमेडी मिली? हमको कोई रेमेडी नहीं मिली, जो ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ था बस उसी को उन्होंने अनाउंस कर दिया। ऐसी डिक्रीज को, ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटरी एक्शन। ठीक है, एंड द थर्ड इज सिंपल एक्शन फॉर डैमेजेस। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, मोड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वंस अपॉन अ टाइम शुरू हुआ था। ठीक है, 3 हो गए, कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। ठीक है, रिवाइज कराएं कि हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करा रहे, ठीक है, वो तो हो जाएगा। सेकंड वाला कौन सा था? स्टैट्यूटरी में 2 पॉइंट्स थे, कौन कौन सा? स्टैट्यूटरी अपील्स एंड सेकंड रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। और तीसरा कौन सा था?
ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल, ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल में 3, इंजंक्शन, डिक्लेरेटरी एक्शन एंड एक्शन फॉर डैमेजेस। ठीक है, फाइन। चलो अगली बात समझिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक शब्द है जो आपने हर लॉ में कई जगह सुना होगा, नेचुरल जस्टिस, है ना। कह रहे हैं ये एक बड़ा सिंपल रूल है, कोई भी लॉ हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी एक्शन हो, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज, ये लाइन देखो बड़ी अच्छी है, कह रहे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज justice must not only be done but also seen to be done। ये बताओ क्या हुआ, जैसे अभी हमने इन लोग को आपके सामने पनिश किया, इससे आपको ये लगा कि अगली बार हम नहीं करके लाएंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी, और मान लीजिए आपके सबके जाने के बाद हमको दोबारा बुला के अकेले खड़ा करा देते तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, जब भी किसी को सजा होती है तो दिखाना जरूरी है कि ये सजा हुई, ताकि बाकी लोग डर जाएं। ये लाइन बड़ी जरूरी है। कह रहे हैं हमारे देश में जस्टिस होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्टिस दिखना। ठीक है, दिस इज नेसेसरी टू, अब हम क्या बोले, दिस इज नेसेसरी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द पीपल, लोगों के अंदर भरोसा हो इन द जुडिशियल सिस्टम। नेचुरल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड रिप्रेजेंट्स प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय जजेस। नेचुरल जस्टिस के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करना। In the past, it was thought that it is included just 2 rules. पहला होता है rule against bias. Natural justice का पहला रूल है rule against bias, और दूसरा होता है rule of fair hearing. ये 2 रूल्स हैं। अब देखो पहला कौन सा है, rule against bias, और इसको क्या कहा जाता है, कुछ हुआ है ना, कह रहे हैं नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ, मतलब रूल अगेंस्ट बायसनेस। कह रहे हैं किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें बायसनेस नहीं होनी चाहिए तो जजेस में, कोर्ट में, ठीक है, मतलब 3 तरीके की बायसनेस होती है। देखो सबसे पहली बायसनेस है पेक्यूनरी बायस। आपने काम छोटा मोटा काम करते नहीं, हमने सीधे जज को पैसा खिला दिया है, समझ में आया। आपने कहा सबूत गवाह कौन फालतू में इकट्ठा करे, गवाहों को पैसा खिलाओ, गवाहों को पैसा खिलाने के बाद आपने कहा हमने सिर्फ एक को खिलाया पैसा, जज को, बात खत्म। आपको समझ में आई बोल क्या रहे, नहीं ऐसा आपकी शक्ल बनी, इससे क्या होगा, क्या शक्ल ऐसी बनी हुई थी। अरे बड़ा होता है, बड़ा होता है ये जज। देखो जज भी इंसान है, दैट्स ऑल। आगे क्या बोले, जज भी इंसान है, और इंसान है तो बायस्ड हो सकता है, बात खत्म। ठीक है, अगर अच्छी मोटी रकम मिल गई उसकी सैलरी से ज्यादा ऑब्वियसली, तो कोई भी, अब कल को आप जज बन गए मान लो, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, प्रूफ हो जाए बेटा। देखो एक बात ये भी आप समझिए ना, अगर इस चीज को बहुत हाईलाइट करेंगे ना तो लोगों का जुडिशरी से कॉन्फिडेंस हट जाएगा। इंटरनल कोई भी प्रोसीडिंग लियो, आपको सोचो अगर हर बार आपको ये जज भी बिक गया, ये जज भी खरीदा हुआ, तो आप हर जज को इसी नजरों से देखोगे। एंड आप ओवरऑल चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखो, आप कुछ भी देखो, सब जगह बात कहां पर आ रही है, जज पे। कौन आखिरी एक्शन जो हम लोग ले रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी तो है ना, सब कुछ चेक कर, हम लोग कितनी बड़ी बातें करें, गवर्नमेंट के खिलाफ चेक होगा, चेक कर कौन रहा है, और आपने पैसा किसको खिला दिया, तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब साइड हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब रिट्स भी आप इशू कर रहे हैं, तो सोचो सबसे बड़ी चीज हो गई रिट्स, रिट्स में भी कौन एक्शन ले रहा है, जज। तो अगर इस चीज को बहुत हाईलाइट कर देंगे ना कि हाँ भैया इसने पैसा खाया, ये किया, तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस हट जाएगा। इंटरनल जो भी एक्शन लिया जाए, बट लोगों को दिखाया, देखो ऊपर की बात कुछ और होती है, अंदर जो कुछ और एक्शन होता है, अंदर उनके खिलाफ एक्शन क्या होता है वो मे भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया, बट वो दिखा नहीं सकते बहुत ज्यादा हाईलाइट करके कि हाँ, अनटिल अनलेस एकदम साफ साफ पकड़ जाए तो मीडिया नहीं छोड़ेगी। ठीक है, बट जितना छुपा सकते हो, जितना पता चलो मीडिया से ही पता चला, वरना तो ये भी ना पता चलता। हाँ बस वही यहाँ पर फिर लोग भूल जाते हैं। दिस इज सिंपल। पेक्यूनरी बाइस, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पेक्यूनरी? मॉनेटरी बाइस। अगर जज का भी कोई पैसा इन्वॉल्व है
तो ऑब्वियसली जज क्या हो सकता है, बायस. द जुडिशियल अप्रोच इज यूनानिमस on the point that any financial interest of the adjudicatory authority in the matter, howsoever small, would vitiate the adjudication. आपका थोड़ा सा भी monetary interest involved है तो आपकी judgment biased होगी. केस मार्क करो, महोपात्रा. In this case, Odisha government, आप बताना इसमें क्या element है biasness का. In this case, Odisha government formed an assessment committee. इन्होंने एक assessment committee बनाई to recommend books of certain authors to be sent to government school. समझ आया? इन्होंने कमेटी बनाई और इन्होंने कहा ये जो कमेटी है ऑथर्स की कमेटी है और ये लोग बताएंगे कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन सी बुक चलेंगी. और उस कमेटी में एक बंदा था जो खुद बुक का ऑथर था. समझ आ गया आपको आगे क्या हुआ होगा? ठीक है. कमेटी कंसिस्टेड ऑफ ऑथर्स हुज बुक्स वर रिकमेंडेड. कह रहे लास्ट में पता चला कि जिस ऑथर की बुक्स रिकमेंड हुई वो ऑथर कमेटी मेंबर था. अब बताइए इससे आपको क्या समझ में आया? बायसनेस है कि नहीं है? ऑब्वियसली. द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रिकमेंडेशन स्टेटिंग दैट वन कैन नॉट बी बोथ अ राइटर एंड पार्ट ऑफ द रिकमेंडिंग कमेटी. समझ में आया? कह रहे राइटर और रिकमेंडिंग कमेटी की बंदा सेम नहीं हो सकता. स्टेटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ बायस. हो सकता है बायसनेस ना हो सकता है उसी राइटर की किताब सबसे अच्छी हो, लेकिन अगर वो है तो मान लिया जाएगा कि बायसनेस है. दिस इज अ प्रिजम्पशन. समझ आ गया? पेक्यूनरी बायस. ओके. पर्सनल बायस बताओ. कटघरे में खड़ा था जो क्रिमिनल, उसका जज के साथ रिश्ता ये था कि बस वो पिता थे और वो बेटा था. समझ में आया? यानी वो जज जो पिताजी थे उनके सामने जो कटघरे में आए उनका खुद का बेटा आ गया. अब बताओ बायसनेस आएगी कि नहीं आएगी? कितना भी कुछ कर लो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट थोड़ा सा बायसनेस का इन्वॉल्व हो जाएगा. दिस इज नोन एज पर्सनल बायस. अच्छा, पर्सनल बायस में दो चीजें हैं. जो खड़ा है कटघरे में वो आपका दोस्त है या दुश्मन? बायसनेस इन्वॉल्व्स बोथ द थिंग्स. बल्कि हमको लगता है दुश्मन वाले में और ज्यादा खतरनाक है. अच्छा, अब हम बताते हैं, देखना अभी केसेस में. देयर आर अ नंबर ऑफ सिचुएशन व्हिच मे क्रिएट अ पर्सनल बायस इन द जजेस माइंड अगेंस्ट वन पार्टी इन डिस्प्यूट बिफोर हिम. देखो लिखा है ही मे बी फ्रेंड और रिलेटेड टू हिम थ्रू फैमिली, प्रोफेशनल और बिजनेस टाइज. किसी भी किसी तरह से मिला हुआ हो सकता है. जज माइट ऑल्सो बी हॉस्टाइल टू वन ऑफ द पार्टीज. वही दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी. मिनरल डेवलपमेंट केस देखिए. दिस इज द लीडिंग केस. आई थिंक जो आपने केस लॉ की लिस्ट बनाई है वो बढ़ जाएगी. बढ़ेगी पक्का? हाँ. दिस इज द लीडिंग केस ऑन द मैटर ऑफ पर्सनल बायस. इन दिस केस petitioner company was owned by Raja Kamakya Narayan Singh, who was a lessee for 99 years of 3026 villages situated in Bihar for the purpose of exploiting mica from them. यहां तक समझ आ गया? कह रहे हैं वो पेटिशनर कंपनी जो थी उसका ओनर कौन था? ये राजा कामाख्या नारायण सिंह थे, जिनके पास 99 इयर्स की लीज थी उससे वो मिनरल निकालने के लिए. अब देखना, the minister of revenue acting under Bihar Mica Act cancelled his license. मतलब ये जो कंपनी थी जिनके ओनर ये राजा कामाख्या थे, इनके पास लाइसेंस था कि ये माइका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. माइका समझते हो ना, मिनरल होता है, माइका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो रेवेन्यू मिनिस्टर था उस टाइम उसने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया. अब ये देखा गया भाई लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ, तो जरा देखना. द ओनर ऑफ द कंपनी राजा कामाख्या नारायण सिंह had opposed the minister in general election of 1952. बताओ क्या हुआ? समझ में आया? कह रहे हैं ये राजा कामाख्या सिंह जो इस टाइम मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट 1952 के इलेक्शन में खड़ा हुआ था. इसका मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर जो था उसका इनसे दुश्मनी होगी. ठीक है. आज जब ये बात सामने आई कि इनके पास लाइसेंस था और वो मिनिस्टर बना तो उसने सबसे पहले उठा के इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया. क्या समझ में आ रहा है क्यों कैंसिल किया? पर्सनल बायस. ठीक है. एंड द मिनिस्टर हैड फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी अगेंस्ट हिम. द एक्ट ऑफ कैंसिलेशन बाय मिनिस्टर वाज हेल्ड टू बी अ quasi judicial act. Since the personal rivalry between the owner of petitioner company and minister concerned was established, the cancellation order became vitiated in law. Cancellation order valid हुआ कि invalid हुआ? ये क्वेश्चन किया जा सकता है. इसीलिए अब तरीका क्या आपको पता है? किसी ना किसी उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन में फॉल्ट निकाल दो. आप समझे हम क्या कह रहे हैं? अगर वो डायरेक्टली कैंसिल कर दे
कि भाई तुम्हारा लाइसेंस हम कैंसिल करें, तो उसको पता है कि क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। उसका तरीका पिक्चरों में आपने देखा होगा, उसका तरीका ये निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट ढूंढ लो कि भाई लीगली ऐसा होना चाहिए, तो और उस ग्राउंड में उसका लाइसेंस कैंसिल करो ताकि हमारा राइट जो है वो क्वेश्चनेबल ना हो। समझ आया? ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राउंड्स में ये वाला केस भी है। मानिकलाल, इसमें होमवर्क लिख लो, ये पढ़ना है। और उसके बाद देखो सब्जेक्ट मैटर बायसनेस है, और अगला रूल आता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। हमको बस इसको एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है। क्या हुआ? ऑडी अलट गई, पलट गई है ना? चलो इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो। जितने लोग खड़े हैं कल रजिस्टर लेकर आएंगे, और जितने लोग बैठे हैं वो ये वाले केस लॉ ऐड करके लेके आएंगे। अब आपको काम ये करना है, जो लिस्ट आपने बना ली है, डेली जो केस पढ़ते हो वो उसमें ऐड करते जाना। तो एक दिन बैठ के नहीं करना पड़ेगा पूरा। समझ आ गया क्या बोला? चलो ठीक है। कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आया कि क्लास तो समझ में आ गई, आखिरी में क्या बोला।